बच्चों का फेवरेट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छे से क्लिस्टर क्लियर होने वाला है ये आज चैप्टर। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले आपके एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस दी हुई है कि कैसे पहले गैमेटोजेनेसिस होती है, यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में ओवम का फॉर्मेशन। उसके बाद इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि पेनिस के थ्रू स्पर्म जो है वजाइना में जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ताकि वहाँ पे वो ओवम के साथ फ्यूज़ कर सके। तो फ्यूज़ करने वाली प्रोसेस को फिर हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो आगे क्या बनता है, हमारा जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो वो उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि अगर मान लो ये यूट्रस है तो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम होती है वहाँ पर हमारा ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो ये सारे स्टेप होते हैं। और जस्टेशन का मतलब जितने टाइम पे वो एम्ब्रियो हमारे वोम में रहता है, मदर के वोम में रहता है, उस पीरियड को बोलते हैं जस्टेशन। जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है, 9 मंथ जो होता है जस्टेशन पीरियड होता है, यानी कि 9 महीने के लिए वो बच्चा अंदर रहता है। फिर उसके बाद पार्चुरेशन यानी कि बेबी की डिलीवरी हो जाती है। तो ये सारे क्या थे, आपके स्टेप्स थे। उसके बाद इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है कि आपसे पूछा जाएगा कि मेनोपॉज वुमेन में कब होता है, तो वो 50 ईयर्स की एज के आसपास होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको याद रखना। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पेल्विस रीजन में हमारा प्रेजेंट होता है। इसमें क्या क्या होता है, टेस्टिस का पेयर होता है, यानी कि 2 टेस्टिस होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, और एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जो कि हमारा पेनिस होता है। अब जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का काम क्या होता है, ये लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी कि जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये जो है हमारा स्क्रोटम मेंटेन करता है। उसके बाद एडल्ट्स में जो हमारा टेस्टिस होता है वो शेप में ओवल होता है, पहली बात तो। दूसरी बात, लेंथ जो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, विथ 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। टेस्टिस जो है एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है और हर टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स वाले लेक्चर में आपको बताया था। डायग्राम बहुत अच्छे से बना हुआ है उसमें। मान लो ये टेस्टिस है, उसमें ऐसे ऐसे करके कंपार्टमेंट होते हैं 250, और हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 जो है कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पर दिखाया था। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इसमें हाईली कॉइल्ड, उसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होती है। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम बना के दिखाया था। मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है अगर, तो इसके लाइन बाई लाइन में, यानी कि एकदम वॉल पे स्पर्मेटोगोनी यानी मेल जर्म सेल्स पाए जाते हैं। ये हमारे मेल जर्म सेल्स ऐसे लाइंड होते हैं और बीच में हमारे सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कोई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने टाइप ऑफ सेल्स से लाइंड होता है अंदर, तो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, एक तो स्पर्मेटोगोनिया या जिसको मेल जर्म सेल्स भी बोलते हैं, या तो अंदर सर्टोली सेल्स। तो ये दोनों सेल्स से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारे लाइंड होते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो हमारे मियोसिस करते हैं आगे जाके स्पर्म बनाने के लिए। वो पूरी प्रोसेस हम अभी आगे पढ़ेंगे। सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, ये जर्म सेल्स यानी मेल जर्म सेल्स जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब मान लो जैसे कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन हमने किया, यानी कि मान लो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, तो इसको ऐसे कट करके हम देख रहे हैं। ठीक है, मान लो ये पूरा टेस्टिकुलर लोब्यूल है। अब यहाँ पे अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स वगैरह पाए जाते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं, ये पूरा बाहर का जितना भी रीजन है ये पूरा क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, छोटे छोटे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं, और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेडिक सेल का काम क्या होता है, लेडिक सेल्स हमारा एंड्रोजन को सिंथेसाइज करता है। किसको सिंथेसाइज करता है, एंड्रोजन को सिंथेसाइज करता है मेल में। उसके बाद मेल एसेसरी डक्ट्स की बात की जा रही है। देखो, मेल की एसेसरी डक्ट्स में रेडिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइमस और वास डिफरेंस आते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है टेस्टिस की, वो वास एफरेंशिया में ओपन होती है थ्रू द रेडिटेस्टिस। मान लो मैं डायग्राम से बता देती हूँ। अगर इससे पहले आपने मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नोट्स वाला लेक्चर देखा है तो ये एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाली है। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि पूरा मैंने डायग्राम के साथ वहाँ समझाया है। तो देखो, मान लो ये जो टेस्टिस है,
इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के 250 कंपार्टमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ऐसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सबके अंदर। अब ये आगे जाके यहाँ पर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद यहाँ पर आती है वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया के पास आती है यहाँ पर एपिडिडाइमस कॉइल्ड, और एपिडिडाइमस के बाद ऐसे होती है वास डिफरेंस। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम होता है, पूरा वहाँ पर बताया है। अब देखो यहाँ पर मान लो समाइनल वेसिकल है, ठीक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है समाइनल वेसिकल का। ये मान लो आपका पेनिस है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और यूरेटर जब आगे जाके मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होती है, पेनिस तक जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये यूरिन का पैसेज है, और पेनिस जो है आगे जाके यूरेथ्रोमीटस में यहाँ पर खुल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है स्पर्म्स के जाने का या फिर यूरिन के जाने का। इसके बाद पेनिस जो है हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, पहले भी बताया है। पेनिस जो होता है स्पेशल टिश्यू से मिलके बना होता है जो इरेक्शन ऑफ द पेनिस में हेल्प करता है, इंसामिनेशन में हेल्प करता है। पेनिस का जो इनलार्ज एंड है, ठीक, पेनिस का जो इनलार्ज एंड होता है उसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और ये एक लूज फोल्ड स्किन से कवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। फोर स्किन का सेकंड नाम होता है प्रोप्यूस। अब मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनके पास समाइनल वेसिकल्स होते हैं, समाइनल वेसिकल ग्लैंड होती है, एक प्रोस्टेट होती है, और पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल, यानी कि अनपेयर्ड कौन सी होती है? प्रोस्टेट। पेयर्ड कौन सी होती है? समाइनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये दोनों पेयर्ड होती हैं। अब इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है, ये जो भी चीज़ सिक्रीट करती हैं उसको हम बोलते हैं समाइनल प्लाज्मा। समाइनल प्लाज्मा फ्रक्टोज में काफ़ी रिच होता है, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस में भी काफ़ी हेल्प करता है। अब हम आ गए हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसमें हमारे पेयर ऑफ ओवरीज पाई जाती हैं। आपने देखा ही होगा, पहली बार तो आप नहीं पढ़ रहे होगे ना, तो आपने ये डायग्राम कुछ ऐसा करके देखा होगा। तो हमारी पेयर्ड ओवरीज पाई जाती हैं, और साथ ही साथ ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब पाया जाता है, यूट्रस, सर्विक्स, ये सारी चीज़ें भी पाई जाती है, वजाइना पाया जाता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद फीमेल्स में हमारे मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो लैक्टेशन यानी कि मिल्क सिक्रीट करते हैं बेबीज़ के लिए। जो ओवरीज है हमारी, ओवरीज हमारी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती हैं जो फीमेल गैमेट ओवम को भी प्रोड्यूस करती हैं, और कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स जिनको हम ओवेरियन हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये भी हमारी ओवरी ही सिक्रीट करती हैं। ओवरी की जो लेंथ है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, और ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती हैं, यूट्रस से कनेक्टेड होती हैं। हर एक ओवरी जो है एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है। यहाँ पर थिन एपिथेलियम से जो ओवरी है हमारी वो कवर्ड होती है, और उस कवर्ड ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवेरियन स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। मैं बताती हूँ डायग्राम सहित, ये भी डायग्राम अपने नोट्स में बताया। मान लो ये एक ओवरी है आपकी, ठीक, ओवरी थिन जर्मिनल एपिथेलियम से मान लो ऐसे ऐसे करके कवर्ड होती है, ठीक। उसके बाद जो हमारी ओवरी होती है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होती है, ऐसे मान लो। यहाँ इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं इनर मेड्यूला। इनर मेड्यूला में ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। पेरिफेरल कॉर्टेक्स में जो हमारा ओवम होता है वो डेवलप होता है। इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है? ओवम डेवलप होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स में। इनर मेड्यूला में ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। अब देखो ओविडक्ट्स यानी कि हमारी जो ये फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, यहाँ पर डायग्राम भी आपका बना हुआ है, यूट्रस और वजाइना, ये सारी क्या है? फीमेल एसेसरी डक्ट्स कहलाती हैं। हर एक फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर वो लंबी होती है और ओवरी तक जाती है। अब ओवरी के एकदम पास वाला पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के पास आगे कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? फिम्बरी। फिम्बरी किस में हेल्प करती है? कलेक्शन ऑफ ओवम में हेल्प करती है ओव्यूलेशन के बाद। फिर जो इनफंडिबुलम होता है हमारा, आगे जाके एक वाइडर रीजन में खुलता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। वाइडर रीजन को क्या बोल रहे हैं? वाइडर मतलब चौड़ा रीजन जो है उसको हम बोलते हैं एम्पुला। वहीं पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, यानी कि मान लो ऐसे ओवरी है, ठीक, तो ये जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं एस्थमस। अब यूट्रस हमारा जो है उसको हम वोम भी बोलते हैं। इसका जो शेप होता है वो कुछ
इन्वर्टेड पेयर टाइप्स होता है। यूट्रस जो है वजाइना में ओपन होती है आगे जाके थ्रू अ नैरो सर्विक्स। सर्विक्स की कैविटी को हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और वजाइना और सर्वाइकल कैनाल मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल, जिससे बेबी हमारा बाहर आता है। यूट्रस में 3 तरह की वॉल्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, मायोमेट्रियम बीच की और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली, जो यूट्राइन कैविटी को लाइन करती हैं। एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो लेयर आपकी टूट के गिरती है गर्ल्स की, वो एंडोमेट्रियम होती है। और जो मायोमेट्रियम होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है जब डिलीवरी ऑफ द बेबी हो रही होती है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है जो लेयर करती है उसका नाम है मायोमेट्रियम। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या होता है, मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लिटोरिस, ये सारी चीज़ें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पाई जाती हैं। मॉन्स प्यूबिस को हम बोलते हैं फैटी टिश्यू का कुशन बोलते हैं, जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। जो लेबिया मेजोरा होते हैं हमारे, वो टिश्यू के फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं जो मॉन्स प्यूबिस के पास ही प्रेजेंट होते हैं और वजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर रहे होते हैं। लेबिया माइनोरा हमारे क्या होते हैं, वो भी टिश्यू के पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं लेबिया मेजोरा के नीचे। वजाइना की जो ओपनिंग होती है वो एक पार्शियली मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसको हाइमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं तो कहती हूँ। हाइमेन से जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट आता है, अभी आगे बताऊंगी। देखो, मान लो ये वजाइना है, ठीक, तो ये एक पार्शियल मेम्ब्रेन से जो है हमारी वजाइना कवर्ड होती है, ऐसा एनसीईआरटी का कहना है। हाइमेन जो है वो बोलते हैं, देखो पहले क्लिटोरिस के बारे में देख लो। क्लिटोरिस हमारा टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 2 लेबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट होता है। हाइमेन जो है फर्स्ट इंटरकोर्स या फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान भी टूट सकता है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, मान लो फर्स्ट क्वार्टर्स अगर हुआ। पर ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट क्वार्टर्स के टाइम पर ही ब्रेक होगा। कहीं कहीं जो एथलीट्स होते हैं तो साइकिलिंग की वजह से, सडन फॉल्ट और जोर की वजह से, या टेम्पॉन के इंसर्शन की वजह से भी हाइमेन ब्रेक हो सकता है। तो अगर किसी वुमेन में हाइमेन नहीं पाया जा रहा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो वुमेन वर्जिन नहीं है। तो यही बोलते हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। हम हाइमेन को देख के नहीं बता सकते कि वो कोई भी वुमेन वर्जिन है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपसे ट्रू और फॉल्स में या कहीं भी पूछ सकते हैं, असर्शन रीजन वगैरह में। अब हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड्स। देखो, एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होती है सारी फीमेल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सारी फीमेल मैमल्स में पाया जाता है। मेमोरी ग्लैंड्स हमारी पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम ब्रेस्ट बोलते हैं, जिनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस फैट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी ग्लैंड्स में पूछ लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस में फैट प्रेजेंट होता है। अब ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है आगे चल के 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड हो जाता है। 15 से 20 मेमोरी लोब आगे जाके एल्वुलाई बनती हैं। एल्वुलाई जो होता है मिल्क को सिक्रीट करता है, जो कि एल्वुलाई की लूमेंस में ही स्टोर होता है, तो एल्वुलाई ही हमारा मिल्क सिक्रीट करता है। एल्वुलाई आगे जाके मेमोरी ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट होता है, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे जाके ज्वाइन होकर क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट। और बहुत सारी मेमोरी डक्ट ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं, एक वाइडर रीजन बनाती है जिसको हम बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट, जिससे जो बेबी होता है मिल्क को सक करता है। यहाँ पर मैंने, जैसे यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है, मैंने अपने नोट्स में आपको बताया था, जो लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पूरा अच्छे से यहाँ पर ऐसे करके बना के दिखाया था ताकि अच्छे से याद हो पाए। वहाँ पर मैंने ट्रिक भी बताई थी, तो वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, देखो जेनेसिस जहाँ पर आ जाए इसका मतलब हो जाता है फॉर्मेशन। क्या मतलब हो जाता है, फॉर्मेशन, यानी कि कुछ ना कुछ बन रहा है। अब यहाँ पर है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन, पहले बताओ मेल्स और फीमेल्स में कौन से 2 गैमेट्स होते हैं। मेल्स में स्पर्म पाया जाता है, फीमेल्स में ओवम पाया जाता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, मेल्स में हमारे टेस्टिस होते हैं और फीमेल्स में ओवरी होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, जो इन गैमेट्स को सिक्रीट करते हैं या फिर कोई हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जैसे कि स्पर्म एंड ओवम, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया। अब टेस्टिस में देखो क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। मेल जर्म सेल्स यानी कि जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, वो जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया उन्होंने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाय माइटोसिस। ये भी पूरा डायग्राम से बताया बेटा, ठीक है, माइटोसिस बनाया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके मियोसिस करता है, तो क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं थ्रू मियोसिस। तो ये हो जाता है हमारा मियोसिस। प्लॉइडी आपसे पूछ लेंगे, स्पर्मेटोगोनिया 2n। अब माइटोसिस किया तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का चेंज होगा नहीं, माइटोसिस हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n। फिर मियोसिस हो गई, मियोसिस में जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड। फिर सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट जो है फिर से मियोसिस करके स्पर्मेटस बनाता है। अब n को 1/2n कोई नहीं करेगा, ठीक है, 1/2n नहीं होता है। n में अगर मियोसिस होती है तो उतना ही रहता है, 2n वाला हाफ होता है। तो n से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड बना मियोसिस के थ्रू, तो n ही रहेगा स्पर्मेटिड भी। स्पर्मेटिड आगे चल के जो है स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है कि स्पर्म कैसे बनते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म के हेड्स होते हैं वो सर्टोली सेल्स में इम्बेडेड हो जाते हैं, यानी कि मान लो सर्टोली सेल्स है तो स्पर्म्स जो है ऐसे करके इम्बेडेड हो गए अंदर। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होकर सर्टोली सेल्स में जब इम्बेडेड होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है हमारी प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होती है, पर ऐसा फीमेल्स में नहीं होता, आगे बताऊंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी प्यूबर्टी में क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि तब जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होना शुरू हो जाती है। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारा एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। जैसे ये बढ़ता है वैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है और दो गोनाडोट्रोपिन रिलीज कराता है जो कि है LH और FSH। LH लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है। ये भी देखो, ये मैकेनिज्म यहाँ एनसीईआरटी पे कम समझ में आएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ नोट्स से भले पूरा वीडियो मत देखो, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि मैकेनिज्म इसका है, फीमेल वाले का भी, ये दोनों चीज़ें देख लो। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। LH जो है हमारा लेडिक सेल पे एक्ट करता है, एंड्रोजन की सिंथेसिस कराता है, पहले ही बताया है। फिर एंड्रोजन क्या करता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस आगे चल के कराता है। वहीं पे FSH हमारा सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और कुछ फैक्टर्स का रिलीज कराता है, जिससे क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस और एंड्रोजन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस करा देते हैं। अब इतने देर से स्पर्म कर रहे हैं, तो अब फाइनली हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि भाई स्पर्म कैसा होता है। देखो, स्पर्म में हमारे हेड, नेक और एक मिडल पीस और टेल प्रेजेंट होती है। ये चार चीज़ें मेन चीज़ प्रेजेंट होती है। अब स्पर्म के हेड के पास बहुत सारे चीज़ें होती हैं। देखो, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, यानी कि एनप्लॉइडी का न्यूक्लियस होता है। साथ ही साथ एक एक्रोजोम होता है, इसने हेड को कवर कर रखा, स्पर्म के हेड को एक्रोजोम जो है कवर करके रखता है। एक्रोजोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो ओवम की फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। मिडल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पाइरली अरेंज होता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्पाइरली अरेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं निवर्कन। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि टेल की मूवमेंट हो पाए, स्पर्म आगे बढ़ पाए, इसके लिए वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक जो ह्यूमन है हमारा, वो किसी भी कॉइटस के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है इजैकुलेट कर देता है। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं उनमें से 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। नॉर्मल शेप एंड साइज जिनके पास भी 60%, उनमें से 40% के पास विगरस मोटिलिटी यानी अच्छी खासी मूवेबिलिटी की जो है एबिलिटी होनी चाहिए। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो डिफेक्टिव पीस है वो नहीं चलेंगे भाई, डिफेक्टिव पीस नहीं चलेंगे, जो अच्छे हैं उनको ये छांट कर आगे लेकर जाते हैं। स्पर्म्स जो होते हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं, ऐसा पता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बने और वहीं से रिलीज हो गए, और एसेसरी डक्ट्स उसको आगे ट्रांसपोर्ट करती हैं। एपिडिडाइमस, वाल्व, डिफरेंस, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ये सारी चीज़ें जो है स्पर्म्स के मैचुरेशन और साथ ही साथ मोटिलिटी यानी कि मूव करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। समाइनल प्लाज्मा हमारा स्पर्म के साथ जो है सीमेन कॉन्स्टिट्यूट करता है। मान लो ये सीमेन है, तो सीमेन में समाइनल प्लाज्मा प्लस में कुछ स्पर्म्स भी पाए जाएंगे। अब मेल एसेसरी डक्ट्स का जो फंक्शन है, ग्लैंड्स का जो फंक्शन है, वो टेस्टिकुलर हार्मोन यानी कि एंड्रोजन जो है मेंटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं oogenesis, यानी कि हमारे फीमेल पे आ जाते हैं हम। मैच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? oogenesis। उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें oogenesis। अब oogenesis जो है थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होता है। जैसा मैंने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, पर oogenesis जो है हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही शुरू हो जाती है। उस टाइम पे ही मिलियंस ऑफ गैमेट्स जो है उस मदर सेल्स में बनने लगते हैं। हर एक ओवरी में इसमें बात की जा रही है, पर कोई भी oogonia जो है उस बेबी में, उस गर्ल बेबी में बर्थ के बाद नहीं होता है। अब ये सेल्स क्या करते हैं? डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, ये प्रोफेस, पहले मियोटिक डिवीजन के प्रोफेस 1 में एंटर करते हैं। प्रोफेस 1 में वहाँ पर वो स्टॉप हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में प्रोफेस 1 में स्टॉप होने के बाद हर एक प्राइमरी oocyte जो है ग्रैनुलोसा सेल से ये पूरा डायग्राम बेटा मैंने वहाँ बनाया, प्लीज़ एक बार वो लेक्चर देख लेना। तो हर एक प्राइमरी oocyte जो है ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर से सराउंडेड होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल।
प्राइमरी फॉलिकल जो है, अब प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद बहुत सारे ऐसे ओवम होते हैं जो डीजनरेट हो जाते हैं। और कितने प्यूबर्टी तक कितने बचते हैं? 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स एक ओवरी में बचते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स की फिर उसके बाद बहुत सारी और लेयर्स आती हैं, थीका लेयर आ जाती है, तो हम बोलते हैं उसको सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स अपने आप को टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। टर्शियरी फॉलिकल में हमारी एंट्रम नाम की कैविटी भी पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना। थीका लेयर जो होती है इनर थीका और एक्सटर्नल थीका में डिफ्रेंशिएट हो जाती है टर्शियरी फॉलिकल में। ये जो हमारा oogenesis की बात हो रही है, ये एक अनइक्वल डिवीजन है, ठीक है, अनइक्वल डिवीजन है। साथ ही साथ ये पूरा प्रोसेस होने के बाद लास्ट में एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है और एक छोटी सी पहली पोलर बॉडी बनती है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जाइगोट बन के आगे चल के बेबी बन जाता है और ये डीजनरेट हो जाती है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो भी ये डीजनरेट हो जाएगी, साथ में ये भी डीजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब उसके बाद ये देखो, यहाँ पर जो डायग्राम अभी मैंने पेरिफेरल कॉर्टेक्स और मेडुला का बताया था, यहाँ पर वही बताया गया है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम कैविटी प्रेजेंट होती है, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है। फिर यहाँ से सेकेंडरी oocyte जो है ये देखो रिलीज हो गया। ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या देखने को मिलता है, उसमें ज़ोना पेरिस्टोडा नाम की लेयर आती है। ये पूरा डायग्राम वहाँ बना हुआ है लेक्चर में। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, उसमें सेकेंडरी oocyte निकलता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है? ओव्यूलेशन नाम की प्रोसेस हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ द होल एनसीईआरटी मैं कहती हूँ, पूरी एनसीईआरटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो यही है। अगर ये डिक्टो डायग्राम तुमने अपने एग्जाम में बना दिया, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है या डायग्राम आता है, फुल ऑन मार्क्स हैं। जैसा कि मैंने बताया, स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका 46 क्रोमोसोम यानी कि 2n होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड ये सारे 23 यानी कि n कंडीशन के होते हैं, ठीक। ये पूरे प्रोसेस अभी पहले भी एक्सप्लेन किया है। अब इसमें देखो, फीटल लाइफ यानी कि एम्ब्रियो में ही उसके अंदर क्या हुआ कि जो ओवम्स है वो बनना शुरू हो गए, oogonia जो है वो बनना शुरू हो गए। फिर उनका बर्थ निकल गया। प्रोफेज 1 पे देखो वो रुक जाते हैं जैसा मैंने पहले बताया। फिर बर्थ हो गया, चाइल्डहुड हो गया, प्यूबर्टी भी निकल गई। उसके बाद सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी जो है रिलीज होती है, और सेकेंडरी oocyte से फिर बनता है हमारा ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी ये दोनों चीज़ें डीजनरेट हो जाती हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बन गया, वरना फिर ये भी डीजनरेट हो जाता है। तो ये डायग्राम आपको आना ही चाहिए किसी भी तरीके से। तो अब हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कहीं ना कहीं सभी को पता होता है, राइट। तो फीमेल प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मंकीज़ में होती है, एप्स में होती है, और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स में तो होती ही है। अब जब लड़कियों में पहली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पर, तो उसको हम बोलते हैं मिनार्क। क्या बोलते हैं? मिनार्क। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोल रहे हैं? मिनार्क। अब ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन है, हमारी जो पीरियड्स होते हैं वो 28 से 29 डेज के इंटरवल में रिपीट होते हैं, यानी कि हर महीने आते हैं, जैसे कह सकते हैं। अब एक मेंस्ट्रुएशन से अगली मेंस्ट्रुएशन के बीच में जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ओव्यूलेशन के दौरान एक ओवम रिलीज होता है, तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारा एक ओवम रिलीज होता है। अभी ऊपर वाला डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी, वेट। अब जो साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल फेज से, देखो 4 फेज होते हैं। पहला फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। जब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वुमेन में, तो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, और ये 3 से 5 दिन में होता है नॉर्मल। अब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो किस लिए होता है? जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है वो टूट के गिरती है, इसकी वजह से वो ब्लड, वो टिश्यू हमारे जो है वजाइना से रिलीज होता है। मेंस्ट्रुएशन तभी होती है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, तभी जब जो वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनमें पीरियड्स 9 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनका ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है। अब अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन अगर किसी लड़की में नहीं हो रही है तो वो पुअर हेल्थ या स्ट्रेस, इन सब की वजह से भी हो सकती है। फिर मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है हमारा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के दौरान क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, और उसके बाद एंडोमेट्रियम जो होती है वो
दोबारा से बनने लगती है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम गिर के चली गई पुरानी वाली तो उसके बाद फॉलिकुलर फेज में वो एंडोमेट्रियम दोबारा बनने लगती है, यानी कि रीजनरेट होने लगती है। अब ये जो ओवरी में चेंजेस होते हैं, यूट्रस में चेंजेस होते हैं, ये पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ये डायग्राम तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तुमसे क्या क्या पूछता है मैं बता देती हूँ। ये और ये चीज़ ऐसे मिस कर देंगे और तुमसे पूछेंगे ये वाली पीक किस चीज़ की है, ये वाली पीक किस चीज़ की है, ये पीक किस चीज़ की है, ये पीक किस चीज़ की है। साथ ही साथ ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है, इसकी लेबलिंग पूछ लेते हैं। यहाँ पर तुमसे फेजेस के नाम पूछ लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फेज था। तो फेज को लाइन वाइज याद करना है, मेंस्ट्रुएशन, देन फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, देन ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज, देन नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। अब देखो फॉलिकुलर फेज के दौरान क्या होता है, जो हमारे LH और FSH हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट फिर होने लगता है, यानी कि वो जो फॉलिकल था हमारा वो दोबारा से बनने लगता है। अब LH और FSH दोनों ही इस टाइम पर अपने पीक लेवल पे होते हैं। अब पीक लेवल पे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, LH सर्ज हो जाता है। LH सर्ज का मतलब है हमारा जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल था वो रप्चर हो जाता है और उससे सेकेंडरी ओवम जो है, सेकेंडरी oocyte या ओवम वो रिलीज हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेटरी फेज, यानी जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर होकर उसमें ओवम निकलना, उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन को हम बोल रहे हैं ओवुलेटरी फेज, ये हमारा थर्ड फेज है। फिर फोर्थ फेज क्या आता है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के दौरान क्या होता है, जो ग्राफिन फॉलिकल के रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं जो बच जाते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्यों इंपॉर्टेंट है, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, आपसे पूछ सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। अब एंडोमेट्रियम देखो इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, क्योंकि जो ओवम है हमारा वो एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांट होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे जो इवेंट्स होते हैं वो रुक जाते हैं और कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजेनरेट हो जाता है और जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम फिर से ऐसे मेंस्ट्रुअल फ्लो उसकी वजह से होने लगता है, एंडोमेट्रियम टूट के गिरने लगती है और मेंस्ट्रुएशन का फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से फिर से नई साइकिल बिगिन हो गई है। तो ये पूरी साइकिल थी। अब ह्यूमन बींग्स में क्या हुआ, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 50 ईयर्स तक की जो है वुमेन में बंद होने लगती है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। अब इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है हमारी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं, मेनार्क, और जब रुकती है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है इसकी वजह से आवाज़ ऐसे आ रही है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब ओवम और स्पर्म का मिलना और साथ में मिलकर जाइगोट बनाना। इम्प्लांटेशन का मतलब ओवम जब जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद वो एंडोमेट्रियम में उसका अटैच होना। अब कॉपुलेशन यानी कॉर्टेज के दौरान क्या होता है, जो पेनिस के द्वारा सीमेन का रिलीज होता है। सीमेन जो है वजाइना में जाके रिलीज करता है, जिसको हम इंसामिनेशन बोलते हैं, फर्स्ट पेज पे बता चुकी हूँ। फिर वो स्पर्म्स बहुत ही जल्दी जल्दी स्विम करते हैं, सर्विक्स तक पहुँचते हैं, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में एंटर करते हैं और फिर एम्पुलरी रीजन में फेलोपियन ट्यूब की पहुँच जाते हैं। अगर मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब है तो फेलोपियन ट्यूब में एक वाइडर रीजन पाया जाता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पर स्पर्म हमारे पहुँच जाते हैं। फिर जो ओवरी हमारी ओवम रिलीज करती है वो भी यहाँ पर पहुँच जाता है एम्पुलरी रीजन में, फिर फर्टिलाइजेशन यही होता है। देखो फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है अगर ओवम और स्पर्म्स दोनों एक टाइम पे ट्रांसपोर्ट हुए हों। ऑब्वियसली बात है ना, सिर्फ स्पर्म यहाँ आके क्या करेगा, तो ओवम स्पर्म साइमल्टेनियसली अगर यहाँ पर एम्पुलरी रीजन में ट्रांसपोर्ट हुए तो ही प्रेगनेंसी होती है। यही रीज़न है कि सारे कॉपुलेशन जो है फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी को लीड नहीं करते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन एंड रीज़न में पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना। अब फर्टिलाइजेशन मैंने जैसे बताया कि स्पर्म और ओवम की फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म जब जोना पेलोसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, मान लो यहाँ पर ये जोना पेलोसिडा लेयर है, ठीक, एक स्पर्म इसके कांटेक्ट में आ गया तो इससे क्या होता है, जैसे ही वो स्पर्म इस मेम्ब्रेन को टच करेगा पॉलीस्पर्मी होने लगेगी। यानी कि वो बाकी के एडिशनल जो स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देगा, बाकी स्पर्म्स अंदर नहीं आ सकती क्योंकि एक ही स्पर्म चाहिए हमें। तो अब ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो है उस ओवम को फर्टिलाइज कर पाए। एक्रोसोम जो स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट होता है उसके जो सिक्रीशंस होते हैं उसके थ्रू वो ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, जोना पेलोसिडा में एंटर करता है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी एंटर करता है। इससे क्या होता है,
अब मियोटिक डिवीजन का कंप्लीशन होगा, ठीक, सेकेंडरी oocyte के मियोटिक डिवीजन का कंप्लीशन होगा। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है वो भी अनइक्वल होता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है। ये सारी प्रोसेस पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अब जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, वो ओवम से फ्यूज करेगा और डिप्लॉइड जाइगोट बना देगा, ठीक। अब हमें देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। हमें पता होना चाहिए कि जो बेबी का जेंडर होता है वो फीमेल से नहीं मेल से डिसाइड होता है। हालांकि यहाँ पर अगर लड़कियाँ हो जाती हैं, जैसे पुराने ज़माने में होता था, तो ब्लेम कौन होता था? फीमेल्स को ब्लेम करते हैं सब, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम देखो प्रेजेंट होते हैं। ये मेल के क्रोमोसोम है, ठीक, और ये फीमेल के क्रोमोसोम है। ये मान लो फीमेल के क्रोमोसोम है और ये मेल के क्रोमोसोम है, ये एफ है। अब देखो, अगर इसके पास तो एक्स क्रोमोसोम ही है ना, इसके ओवम में एक्सी क्रोमोसोम होगा। इनके स्पर्म में 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है, 50% स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होता है। अब अगर एक्स वाला स्पर्म जो है ओवम में फ्यूज़ करेगा तो एक्स एक्स मिलके क्या बन जाएंगे? फीमेल। अगर वाई वाला स्पर्म फ्यूज़ करेगा तो एक्स वाई मिलके क्या बन जाएंगे? मेल। तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये मेल पे डिपेंड करता है कि लड़की होगी या लड़का। यही इस पूरे उसमें बताया हुआ है। अब माइटोटिक डिवीजन जो होता है जाइगोट का, वो स्टार्ट होता है क्लीवेज के थ्रू, यानी इसमें क्लीवेज नाम का डिवीजन होता है। ये एक माइटोटिक डिवीजन है। अब उसके बाद क्या होता है? देखो, पहले 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, फिर 4 उसमें बनती हैं, ऐसे करके। ये पूरा डायग्राम मैंने अपने नोट्स में बताया हुआ है। फिर 8 बनती हैं, फिर 16 बनती हैं, ऐसे ऐसे करके। इस स्टेज पे जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांटेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। अब देखो 8 से 1 मिनट, अब देखो 8 से 16 के बीच में जब ब्लास्टोमेर्स रहते हैं तो उसकी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं। मोरुला आगे चल के ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म होता है जैसे जैसे वो आगे यूट्रस की तरफ बढ़ता है। फिर जो ब्लास्टोमेर्स होते हैं हमारे ब्लास्टोसिस्ट में, वो एक आउटर लेयर में अरेंज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। मैं पूरा डायग्राम बता देती हूँ, वैसे तो ये पूरा नोट्स में बताया हुआ है, तो फिर भी देख लो एक बार शॉर्ट में। ये मान लो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है और इसके अंदर ब्लास्टोमेर्स ऐसे ऐसे गोल 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 भरे पड़े। आगे चल के क्या होता है? ये एक ऐसे लाइन में जो है लग जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ब्लास्टोमेर्स इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम होता है इसका। तो ये जो लाइन में एक लेयर में ट्रांसफॉर्म हो गए, इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट में ये जो इसके बाद ये जो मास जैसा ये लोग बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। तो ये 2 चीज़ें, ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके प्लेसेंटा बनता है, इनर सेल मास आगे जाके एम्ब्रियो बनता है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है एंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो जाती है, इनर सेल मास जो है एम्ब्रियो बन जाता है। अटैचमेंट के बाद जो यूटेराइन सेल्स होते हैं वो रैपिडली तुरंत तुरंत डिवाइड करने लगते हैं और ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं। ब्लास्टोसिस्ट हमारा एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और यही है हमारी प्रेगनेंसी। अब हम प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी आगे की प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ट्रोफोब्लास्ट में हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से सराउंडेड होती हैं। कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू जो है अगर इंटरडिजिटेटेड हो जाए तो वो जॉइंटली एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करता है। साथ ही साथ एम्ब्रियो जो वहाँ पे वेस्ट क्रिएट करता है या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जो होती है उसको भी बाहर निकलता है ताकि एम्ब्रियो को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो से कनेक्टेड होती है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि सब्सटेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करती है और बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारी चीज़ें प्लेसेंटा सिक्रीट करती है। फिर प्रेगनेंसी के लेटर फेज में क्या होता है? प्लेसेंटा रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी रिलीज करती है। हमें याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन ये 3 ऐसे हार्मोन हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं, ऐसे किसी भी फीमेल में नॉर्मल में नहीं पाए जाते हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं इनका लेवल जो होता है मैटरनल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। इनका लेवल बढ़े होने की वजह से ये फेटल ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं, यानी कि जो हमारा अंदर एम्ब्रियो है उसको सपोर्ट करती हैं।
अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इनर सेल मास जो है एम्ब्रियो जो है आगे जाके आउटर लेयर एक्टोडर्म और इनर लेयर एंडोडर्म में डिफरेंशिएट हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे बीच में मीजोडर्म भी आने लगती है। अब ये 3 लेयर्स क्या करती हैं, इन 3 लेयर्स का काम होता है अडल्ट में सारे टिश्यूज सारे ऑर्गन्स को जन्म देना, यानी इन 3 लेयर की वजह से ही हमारे अडल्ट में हमारे सब में ऑर्गन्स जो है टिश्यूज जो है बनते हैं। अब ये हमें पता होना चाहिए कि इनर सेल मास के पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछेंगे स्टेम सेल्स क्या होते हैं। इनर सेल मास के पास स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि वो सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को राइज दे सकते हैं, यानी कि स्टेम सेल्स सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को बना सकते हैं, उनके पास ये पोटेंशियल होता है। अब ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है 9 मंथ के लिए लास्ट करती है, हमको पता है। ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का हार्ट बनता है सबसे पहले। क्यों? ताकि जब हम डॉक्टर के पास जाए तो उस स्टेथोस्कोप से उस बेबी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी बता पाए। ग्रोइंग फीटस का पहला साइन इसी स्टेथोस्कोप से उसके हार्ट बीट को सुन के ही लिया जाता है। अब प्रेगनेंसी के दूसरे मंथ के एकदम एंड पर क्या होता है, जो फीटस है लिम्स और डिजिट्स यानी हाथ पैर की जो उंगलियां हैं वो धीरे धीरे बनने लगती हैं और 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 महीने के एंड में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो है हमारे ऑलरेडी बन चुके होते हैं, जैसे लिम्ब एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स ये सारे वेल डेवलप्ड हो चुके होते हैं। फीटस का पहला मूवमेंट और अपीयरेंस जो होती है हेयर पे उसके हेड पे ये 5वें महीने में देखे जाता है, जब फीटस पहली बार मूव करता है उसके सर पर बाल भी आने लगते हैं। 24 वीक यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 6 महीने के एंड में, देखो एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने होते हैं, याद रखना। तो सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 6 महीने खत्म होने के बाद जो बॉडी है वो पूरा हेयर से कवर्ड हो जाती है, आईलिड्स हमारे सेपरेट हो जाती है, आई लैशेस भी बन जाती हैं बेबी की, और 9 मंथ के एंड में फीटस फुल्ली डेवलप्ड होता है और वो डिलीवरी के लिए एकदम तैयार रहता है। अब हम बात करें पार्चुरेशन और लैक्टेशन की। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी और लैक्टेशन मतलब मिल्क सिक्रेशन जो मदर बेबी को फीड कराएगी। अब एवरेज ड्यूरेशन ह्यूमन प्रेगनेंसी का 9 महीने का होता है, सबको पता है, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, बता दिया है पहले। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्रेगनेंसी के एंड में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन, बहुत माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की, जिसकी वजह से फीटस की डिलीवरी हो पाती है, तभी वुमेन को इतना ज़्यादा पेन होता है डिलीवरी के टाइम पे। अब फीटस की डिलीवरी की प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से इंड्यूस होता है। पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछेंगे। तो पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स फुल्ली डेवलप्ड फीटस साथ ही साथ प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होते हैं, जो कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कराता है, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है मैटरनल पिट्यूटरी से। फिर ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन मसल्स पे एक्ट करता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। आप सोच पा रहे हो कितना पेन होता होगा किसी वुमेन को। तो उसके बदले में क्या होता है, फिर ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बना है, इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होती रहती हैं। इसकी वजह से बेबी का एक्सपल्शन यानी बेबी बाहर आता है विद द थ्रू द बर्थ कैनाल, यानी बर्थ कैनाल से बेबी बाहर आ जाता है, और जैसे ही इन्फेंट डिलीवर्ड होता है प्लेसेंटा भी उस बेबी के साथ बाहर आती है, उसको बाद में कट किया जाता है, ये आपको पता होगा। अब मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं फीमेल की, वो डिफ्रेंशिएशन करने लगती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और एंड ऑफ द प्रेगनेंसी खत्म होते होते उनके ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। अब इसका काम क्या है कि ये मदर को हेल्प करता है ताकि वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को फीड करा पाए। अब ये मिल्क लैक्टेशन की इनिशियल यानी शुरुआती दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में सेवरल एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जो कोलेस्ट्रम होता है, जो मिल्क होता है मदर का, वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो इन्फेंट ग्रोथ की इनिशियल शुरुआती दौर पर की जाती है, वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब बेबी बॉर्न हो तो हमें बाहर का मिल्क उन्हें नहीं पिलाना चाहिए, मदर को ही मिल्क उनको फीड कराना चाहिए ताकि वो एक हेल्दी बेबी बन सके। तो गाइस ये था आपका चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।